नमस्कार। आज ऑनलाइन शिक्षण में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रेणुका सेंगर, जो कक्षा 9th और 10th के लिए संस्कृत विषय की जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यार्थी जो हैं उनको संस्कृत विषय बहुत कठिन लगता है। समय समय पर हम जब बच्चों से चर्चा करते हैं, विद्यार्थियों से चर्चा करने में पाया गया कि उनके जो जो प्रॉब्लम्स होती है उनका निराकरण तो हम समय समय पर उनकी समस्याओं का करते रहते हैं, लेकिन आज ऑनलाइन शिक्षण में हम संस्कृत को सरलतम और सुगमतम किस प्रकार से बनाकर बच्चों के समक्ष रखें, यही प्रयास मेरा आप लोगों के लिए है। तो किसी भी भाषा को, चाहे वह संस्कृत हो, हिंदी हो, अन्य कोई भी भाषा हो, उसको जानने के लिए उसका व्याकरण जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब हम व्याकरण को समझ लेंगे, व्याकरण जान लेंगे, तो वह भाषा हमारे लिए बहुत ही सरल और सुगम बन जाती है। तो हम जो है सर्वप्रथम व्याकरण की जानकारियां लेकर ही आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम सरलता से जो है सरल से कठिन की ओर जाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप बहुत ही सरलता से संस्कृत भाषा को जान सकें और उसका अपने पठन और पाठन में जो है आप अपने अध्ययन में उसका प्रयोग करके बहुत अधिक अंक प्राप्त कर सकें। क्योंकि जब हमें व्याकरण बहुत अच्छे से याद होगा तो हम उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अन्य प्रश्नों को समझने में समर्थ होंगे और अधिक से अधिक अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जो संस्कृत में जो व्याकरण है वह संधि है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, विभक्तियां हैं और धातु और लकार हैं, जिनको जान करके हम संस्कृत भाषा के बहुत अत्यधिक समीप जा सकते हैं, उसे जान सकते हैं, उसे सरल बना सकते हैं और अपने अध्ययन में हम उसको समाहित करके बहुत अधिक अंक जो है परीक्षाओं में प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे जो संस्कृत का व्याकरण है उसमें मैं उपसर्ग लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। किसी क्रिया या धातु से बने हुए संज्ञा या विशेषण आदि शब्दों के पूर्व जोड़े जाने वाले को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के लग जाने से वाक्य में विशिष्ट चमत्कार आ जाता है। उपसर्ग के योग से धातु का अर्थ भी बदल जाता है। उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे, हम एक शब्द ले रहे हैं जैसे पराजय, तो जब पराह प्लस जय, इसका नया शब्द बनता है पराजय। यहाँ पर हम देखें तो जय का अर्थ जीतना और परा का उपसर्ग, परा उपसर्ग को जब हम उसमें जोड़ देते हैं तो उसी का अर्थ बदल जाता है और पराजय हो जाता है। पराजय का अर्थ हारना होता है। संक्षिप्त में कहें तो धातु या धातु से बने अन्य शब्दों के पूर्व लगने वाले 22 शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। व्याकरण ग्रंथों में 22 उपसर्ग परिगणित किए गए हैं। उन उपसर्गों के विशिष्ट अर्थ और उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि परा प्लस जय, उसी प्रकार से यहाँ पर उदाहरण जो है डायरेक्ट दिए गए हैं। तो जैसे प्र उपसर्ग लगाकर, प्र का अर्थ है अच्छा, अधिक, तो प्र उपसर्ग लगाकर यहाँ पर जैसे प्रणमति शब्द लिखा है तो प्र प्लस नमति, प्र प्लस आचार्य प्राचार्य, इस प्रकार से शब्द बनेंगे प्रभवति। दूसरा उपसर्ग है परा, जिसका अर्थ विरुद्ध या विपरीत, पराजयते पराभवति। अप उपसर्ग, जिसका अर्थ पृथक, दूर ले जाना होता है। अप शब्द अपवाद, इसके उदाहरण है सम, अच्छी तरह। संस्कृत संकल्प
संस्कार। अनु जिसका अर्थ पीछे, अनुकरण, अनुभवती, अनुभव आदि इसके उदाहरण हैं। अव जिसका अर्थ हीनता, अवगुणः, अवतारः इसके उदाहरण। निस् जिसका अर्थ रहित, निस्तेजः, निष्कलंक। निर जिसका अर्थ बाहर, निषेध के रूप में भी लिया जाता है। निर्देशः, निरपराधः। दुष जिसका अर्थ कठिन, दुष्करः, दुस्साहस इसके उदाहरण हैं। दुर जिसका अर्थ बुरा, उदाहरण दुराचार, दुरुपयोगः। वि बिना, अलग। वियोगः, विरामः, विहरत। आंग जिसका अर्थ तक, कम में लिया जाता है। आजन्मः, आनयति। नी जिसका अर्थ नीचे, निषेध रूप में भी लिया जाता है। निपतति, निवारणम। अधि जिसका अर्थ अधिकता, अधिकारः, अध्यास्ते। अगला उपसर्ग अपि जिसका अर्थ निकट और भी में भी लिया जाता है। अपि धानम, अपि का विकल्प से जो है उसका लोप हो जाता है। जैसे अपि धानम का पी धानम शब्द हो जाता है, यहाँ से अ जो है उसको हटा दिया जाता है। अगला उपसर्ग अति है जिसका अर्थ अधिक में लिया जाता है। अतिक्रमः, अत्याचारः। सु जिसका अर्थ अच्छा होता है। सुक्तिः, सुविचारः। स्वागतम, सुयशः। अगला जो उपसर्ग है उसका नाम उद उपसर्ग है। उसका अर्थ ऊपर, उदाहरण उत्कृष्टः, उत्थानम। अभि जिसका अर्थ और, चारों तरफ है। अभिज्ञानम, अभिमानः। प्रति उपसर्ग जिसका अर्थ और या उल्टा होता है। प्रतिकूलम, प्रतिध्वनिम। परि जिसका अर्थ चारों ओर होता है। परिव्रतः, परिहारः, परिभवः ये इसके उदाहरण हैं। उप जिसका अर्थ निकट या समीपता से लिया जाता है। उसके उदाहरण उपवनम, उपहारः, उपासना। जैसा कि आपने उपसर्ग के जो 22 शब्दांश जो दे रखे हैं, जो उपसर्ग हैं व्याकरण के अंदर, उन सब के हमने 2-2, 3-3 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। उसी प्रकार से आप अन्य उदाहरणों को भी बना सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। और उपसर्ग जो है किसी भी धातु या क्रिया के शब्दों के पूर्व में जोड़े जाते हैं, जिनके जोड़ने से उसका अर्थ बदल जाता है, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। आज हम उपसर्ग को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। अगली बार हम व्याकरण का ही कोई अन्य हिस्सा लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।